Hello students, this is lecture number 17 Atomic Structure Class +1। इस लेक्चर से पहले हम जो एक सक्सेसफुल मॉडल था बोहर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करके आए हैं और वहाँ से हमने ये एनालाइज किया है कि बोहर मॉडल को जो मेन सेटबैक था वो दो मेन कॉन्सेप्ट्स ने, एक de Broglie's इक्वेशन और दूसरा हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने दिया। वो जो सीरियस ऑब्जेक्शंस थी उसका आंसर ढूंढते हुए एक नई साइंस डेवलप हुई जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब उस क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से जो एटम का नया मॉडल दिया गया है उसको हम क्वांटम मॉडल कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी टेक्निकल है और हमें इसके बीच को बेसिकली लिंक को समझना है कि कैसे हम बोहर से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, कि कौन सी डेवलपमेंट जिसके कारण हम क्वांटम और वेव मैकेनिकल शब्द को समझने, क्वांटम मीन्स फिक्स्ड अमाउंट, वेव मीन्स वेव कैरेक्टर, मैकेनिक्स ओके, वेव मैकेनिकल मॉडल मीन्स यहाँ हम पार्टिकल एंड वेव दोनों कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पहली जो सीरियस ऑब्जेक्शन थी वो de Broglie's कॉन्सेप्ट की थी जिसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं, और दूसरी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो de Broglie's तक पहुंचने से पहले मैं ये जो बोला है वो यहाँ रीड कर रहा हूँ आपके लिए। द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस विच वॉज डेवलप्ड कंसिडरिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, ये ऊपर वाले de Broglie's एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट्स। सो I repeat, the new branch of science which was developed considering these two concepts is known as wave mechanics or quantum mechanics। हम पढ़ते जाते हैं पर हमें मीनिंग नहीं पता होता, तो you should know कि wave mechanics और quantum mechanics है क्या, और इस quantum mechanics की मदद से हम quantum model को ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं बात करता हूँ de Broglie की। de Broglie में कंसेप्ट में क्या है कि देखिए, जब बोहर्स मॉडल आया, बोहर्स ने एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की थी जो रुदरफोर्ड मॉडल में नहीं थी। वो इम्प्रूवमेंट ये थी, उसने कहा कि जो रेडिएशंस हैं वो उनका डुअल कैरेक्टर है, राइट। तो इसीलिए उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को बेस माना और रेडिएशन के पार्टिकल कैरेक्टर को भी कंसिडर किया, जिससे डिसकॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन का कंसेप्ट आया। मीन्स रेडिएशन के पार्टिकल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये बात कितनी बड़ी थी कि रेडिएशंस हैव डुअल कैरेक्टर, और उस बेसिस पे उसने अपना मॉडल दिया जिससे उसने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की। अब de Broglie's ऑब्जेक्शन वाज कि अगर रेडिएशंस के पास डुअल नेचर है तो जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं जिनका हमें एहसास है कि वो पार्टिकल कैरेक्टर है, तो उनके पास वेव कैरेक्टर क्यों नहीं हो सकता। सो अब सवाल ये आ गया कि अगर रेडिएशन की डुअल नेचर हो सकती है कि जिसमें हमें लगता है कि वो वेव जैसे हैं और वो पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी हैं, उनके पास अगर पार्टिकल कैरेक्टर है तो उनके पास भी तो वेव कैरेक्टर होना चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी गुड ऑब्जेक्शन। तो बोहर ने सिंपली रेडिएशन का पार्टिकल कैरेक्टर कंसिडर किया था, ठीक है। तो de Broglie ने पार्टिकल का डुअल कैरेक्टर मींस उनके पास वेव कैरेक्टर है वो भी शो किया, प्रूव किया। उसके लिए एक सिंपल हम एग्जांपल फोटोन का लेते हैं। उस फोटोन के बेसिस पे हम de Broglie's जो रिजल्ट है, डेरिवेशन है, वो हम समझने जा रहे हैं। तो de Broglie's रिलेशनशिप क्या कहता है? द de Broglie's रिलेशन, द वेवलेंथ ऑफ any wave associated with the material particle was calculated by analogy with photon as follows। देखिए,
हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने देखा कि हमारे पास एक जो रेडिएशन है वो वेव करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि वो वेव जो मैटर के साथ एसोसिएटेड, जब मैटर मूव करता है तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है जिसका नाम मैटर वेव है। सो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरी मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट है, मैटर वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट नहीं है, वो सिंपली मैटर के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि मैटर वेव वेलोसिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने सोर्स को लीव करती हैं। जैसे सन इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, अब सन से रेडिएशन आ रही है, दोज रेडिएशन विल लीव द सोर्स। मैं किसी मेटल रॉड को हीट करूं या बल्ब फिलामेंट की बात करूं तो उसमें रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन सोर्स को, वो बल्ब को या मेटल रॉड को लीव करती हैं, बट मैटर वेव्स मैटर को लीव नहीं करती। सो इसीलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि मैटर वेव है क्या और दी ब्रॉली वेव क्या है, वो वेव जो मैटर के साथ एसोसिएटेड है। तो अब इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम फोटोन का रेफरेंस ले रहे हैं। ओके, तो हम ये जानते हैं कि फोटोन के केस में अगर फोटोन के वेव कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, फोटोन मीन्स पैकेट ऑफ रेडिएशन। ओके, so in case of photon, if it is assumed to have a wave character, then its energy, अभी हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में करके हैं तो कैसे दी जाती है, E is equal to h nu and E is equal to h c by lambda। ओके, और अगर उस, क्योंकि फोटोन के पास डुअल कैरेक्टर है, तो अगर हमें वेव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वेव निकालनी है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो E is equal to h c by lambda। और अगर हमने उसका पार्टिकल कैरेक्टर देखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइंस्टीन्स इक्वेशन E is equal to mc स्क्वायर। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी पार्टिकल कैरेक्टर के लिए इक्वेशन E is equal to mc स्क्वायर है। तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। If photon is supposed to have particle characters, energy is given by E is equal to mc स्क्वायर। अब दोनों एनर्जीज हैं, इसका मतलब पार्टिकल कैरेक्टर है तो एनर्जी निकालने के लिए ये इक्वेशन हो गई, वेव कैरेक्टर से इक्वेशन एनर्जी निकालनी है तो इक्वेशन E is equal to h c by lambda हो गई। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये आ गया h nu is equal to mc स्क्वायर और h c by lambda is equal to mc स्क्वायर और lambda is equal to h by mc। इज दैट क्लियर? ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ये फोटोन के लिए है, रेडिएशन के लिए है। सो अब अगर हम इसको मैटर वेव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस दिस c, c is velocity of light, by v which is velocity of matter, and m ये फोटोन का मास था। रिमेंबर यू कैन फाइंड मास ऑफ फोटोन विद द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h by mc, वहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट लेनी होगी। अब यहाँ पे c को v से रिप्लेस कर दिया और m है मास ऑफ मैटर, जिस पदार्थ के लिए हमने वो वेव मैटर वेव निकालनी है। सो फाइनली रिजल्ट इज लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। तो हम सिंपली c को v से रिप्लेस कर रहे हैं और मैटर वेव के लिए एक्सप्रेशन ढूंढ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन फॉर शोइंग डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हमारे पास डुअल कैरेक्टर ऑफ रेडिएशंस के साथ साथ जो चैलेंज आ गया है वो ये है कि मैटर का भी डुअल कैरेक्टर है, दे ऑल्सो पजेस वेव कैरेक्टर, और लैम्डा इज इक्वल टू h by p, फिर p रिप्रेजेंट्स इट्स मोमेंटम। नाउ यू कैन ईजिली जज, जितना ये नीचे वाली टर्म, मान लीजिए मैं मास की बात करता हूँ, जितना मास ज़्यादा होगा, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो यहीं दी ब्रॉलीज इक्वेशन का सिग्निफिकेंस लाई करता है। जैसे मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दी है, दो कंपैरिजन किए हैं। एक मेरे पास बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है
और वो 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पार्टिकल जो एक मैक्रोस्कोपिक है, 0.1 किलोग्राम मीन्स 100 ग्राम, बड़ी बॉल हो गई, मैक्रोस्कोपिक है, दिखती है। दूसरी तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड बॉल, अ बिग डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, जो कि नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉल। और मैंने ज्यूम किया दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, क्योंकि मैं उनकी वेवलेंथ का कंपैरिजन, दी ब्रॉली वेवलेंथ का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो हम क्या देखते हैं, लैम्डा h/mv प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसमें जो वैल्यू आई वेवलेंथ 10⁻34 मीटर आई, बेसिकली विच इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। सो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर बॉल। क्या सिग्निफिकेंट नहीं है? वेवलेंथ। But if I take a case of electron and find out the value of wavelength, I feel that this is coming out by using velocity equal to 60 meter per second. I got that lambda is equal to -5 meter or 10⁵ angstrom. Now, which is quite significant. So, the significance of de Broglie's equation is कि जो matter wave है वो significant microscopic bodies के साथ है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के साथ नहीं। उसका मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए कोई मीनिंग नहीं है। अब ये मेरे पास मार्कर है, अब मैं इसकी बात करूँ, इसके पास डुअल नेचर है, ऑफ कोर्स इसके पास डुअल नेचर है, इसका पार्टिकल करेक्टर डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बट इसका वेव करेक्टर मीनिंगलेस है, इनसिग्निफिकेंट है। इसीलिए ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए अप्लाई होनी है। क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह हमारे पास मैकेनिक्स है उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स है, राइट? वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, राइट? जो कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ही एप्लीकेबल होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये एक मेन रीज़न था बोहर्स मॉडल के फेल होने का, और जिसकी लिमिटेशन को देखते हुए हम अगले मॉडल की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।